नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बस्ती से डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है सोराइसिस। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे सोराइसिस किस तरह का रोग है? देखिए, सोराइसिस एक प्रकार का हम त्वचा संबंधी रोग में इसको गिनती करते हैं जी। ये इसके में आता है और विशेष करके ये रोग अभी तक मेडिकल साइंस में इसके सटीक काज तो नहीं मिल पाए हैं कि किन कारणों से होता है, क्योंकि इसके मिलते जुलते लक्षण स्कैबिज से यानी ईचिंग से या हम ये कह लें छोटे छोटे दानों के आकार में और खुजली जिसको आप कहते हैं उससे रिलेटेड कुछ इसको देखा गया है। लेकिन जो प्रमुख कारण निकल के आया है वो ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादातर अपने शरीर की साफ सफाई रखने में नाकामयाब रहते हैं जी। या यूं कह लें कि जैसे फैक्ट्री वर्कर हैं या कोई ऐसे लोग जो ईंट भट्ठों पर काम करते हैं या ऐसे व्यक्ति जो लगातार दिन भर ठेला गाड़ी या भैंसा या रिक्शा चलाते हैं जिनका पसीना सूखने नहीं पाता है या उनके बदन के सारे कपड़े मॉइस्चर हमेशा बने रहते हैं, तो जब रफ कपड़े या गीले कपड़े या बिल्कुल हवा में सूखे कपड़े ना हो या कई दिनों से लगातार कपड़े चेंज ना कर पा रहे हों, बनियान इनकी नीचे से पसीने लगातार भीगी हुई है, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के शरीर पर हमारे पीठ के पास, गाल के पास, बटक के पास, हिप के बैक साइड पर, गर्दन पर, जहां पर रगड़ ज्यादा पड़ रही है और वहां पे हवा नहीं लग पा रही है, तो ऐसे स्थानों पे कुछ पपड़ी नुमा, जिसको हम सिल्वर कलर में कहते हैं, यानी लगभग चांदी की तरीके चमकते हुए पहले ऊपर से पपड़ी होगी, वो पपड़ी धीरे से छूट जाएगी तो नीचे से दानेदार माउथ लगा हुआ उनमें नुकीलापन दिखाई पड़ता है, लालिमा दिखाई पड़ती है और वो छोटे पीले फुंसी के स्टाइल में ये निकलते हैं, तो जिसको हम सोराइसिस में लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये रोग होता किन कारणों से? देखिए, मैंने आपको बताया नहीं कि ये क्रॉनिक रोग भी है और आपका जेनेटिक रोग भी है। जेनेटिक काज विशेष करके हमसे कई साथी पूछते हैं कि जेनेटिक काज होता क्यों है। आप कई रोगों में कह देते हैं कि जेनेटिक काज है या हेरिडिटी कैरेक्टर से इसको लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि थोड़ा सा मैं डिटेल में 2 मिनट के लिए जाना चाहूंगा कि जब गर्भ में बच्चा बनता है, यानी जब जाइगोट बनता है स्पर्म और ओवम से, यानी मेल और फीमेल के जो गैमीट होते हैं जब वो फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइज करने में कैरेक्टर जो होते हैं मेल और फीमेल के मिलकर डबल होते हैं। यानी एन कैरेक्टर अगर फादर का है और एन कैरेक्टर अगर मदर का है तो 2n कैरेक्टर जाइगोट बनता है। जी। लेकिन प्रकृति उस जाइगोट को 2n कैरेक्टर में पैदा नहीं करती है, प्रकृति फिर उसको n कैरेक्टर में पैदा करती है। तो ये जो 2n से n का कन्वर्जन है, इस 2n से n के कन्वर्जन में जब जीन्स आपस में इंटरचेंज होते हैं, मदर के फादर और फादर के मदर से आपस में इंटरचेंज होते हैं, बड़ी लंबी प्रक्रिया इसकी है। एक मियोसिस की प्रक्रिया होती है जहां पे सेल डिवीजन के टाइम में, यानी जाइगोट जब बंटने लगता है, क्योंकि जाइगोट एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, और वही बढ़ते बढ़ते एक पूरे शरीर का आकार बन जाता है। तो जब ये मियोसिस के दौरान एक सिचुएशन आती है, एक स्थिति आती है जहां पे जीन्स इंटरचेंज होते हैं। जब जीन्स इंटरचेंज होते हैं तो जो जीन्स एक्टिव होते हैं वो जीन्स अपने लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि मदर या फादर में से किसी को सोराइसिस के कैरेक्टर ज्यादा रहे हैं, जीवन भर वो सोराइसिस से परेशान रहे, उनका नहीं गया, तो वो जो कोई ऐसी बीमारी जो लगातार जीन्स से अटैच हो जाती है, बार बार वो उनके थिंकिंग पावर में आ जाती है, उनके स्किन के जीन्स में चली जाती है, फिर हमारे सेल के जीन में चली जाती है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसी कारण से ये देखा गया कि जब कुछ ऐसे लक्षण जो माता पिता में प्रभावी हो जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड कर जाते हैं। वही स्थिति हमारे सोराइसिस की भी है कि अगर ये देखा गया कि लगभग 20%, ज्यादा तो नहीं लेकिन 20% ये हेरिडिटी कैरेक्टर में या जेनेटिक कार्ड में भी देखा गया है। और आमतौर से ये हम कह सकते हैं कि ये एक इंफ्लामेटरी डिजीज है स्किन की, जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं। क्रॉनिक भी हो सकता है, उन लोगों को भी हो सकता है जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कारण बताइए, तो साफ सफाई नहीं रख पाते हैं, पसीना उनका सूख नहीं पाता है। अक्सर मैंने देखा है कि जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं वो दिन भर ईंटा पाथते हैं और उसी गर्मी में धूप में बैठे हुए फिर ईंटे को लाद करके भट्टी के सामने खड़े होते हैं, वहां से ईंटा निकालते हैं। इसी तरीके से आप उन फैक्ट्रियों में देख लीजिए जहां पर
400-500 डिग्री टेम्परेचर पर भट्टियां जलती रहती हैं, वहां पे धातुएं पिघलाई जाती हैं, वहां के वर्कर जो होते हैं, या ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे लगातार खड़े होकर के लोग मशीन पर काम कर रहे हैं और उनको अपने हाथ पैर को सुखाने का समय नहीं मिल रहा, और 8-8 घंटे और ओवर टाइम किया तो 12 घंटे की ड्यूटी वो कर रहे हैं, फिर थके हारे घर में आए, किसी तरीके से खाना खाए, फिर सो गए, फिर बिस्तर की गर्मी उनको उसी प्रकार से लगी, वो पसीना उनका लगातार, फिर उससे होता क्या कि एक इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम कॉक्रोमाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ये कॉक्रोमाइल बैक्टीरिया फिर वहां पे जाकर के अपना एक पैचेज बनाना शुरू करते हैं, ऊपर की स्किन को रफ करते हैं, वो स्किन रफ करके स्वतः कटती जाती है, क्योंकि प्रकृति ने क्या किया है कि प्रकृति सफाई ही करती है। अगर हम साफ नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर को, तो एक तरीके से सोराइसिस क्या है, प्राकृतिक सफाई है हमारे बॉडी के उस पार्ट की जहां पे हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं या वो ज्यादा बेड कंडीशन में है। तो प्रकृति क्या करती है फिर उस, क्योंकि वो सोडियम आयन होते हैं जो बॉडी के पसीने से निकलते हैं, सोडियम आयन वहां पर जमता चला जाता है और वो एक जिसको हम कह सकते हैं सिल्वरिश कलर में सफेद रंग की एक परत पड़ने लगती है, जिनमें ईचिंग भी होती है। ईचिंग और नॉन ईचिंग दोनों तरह के होते हैं। अगर ईचिंग हो रही है तो फिर निश्चित रूप से नीचे दाने पक रहे हैं, उनमें पस आने वाला है, और नॉन ईचिंग है तो वो रफ स्किन निकलती रहती है, गिरती रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा महिलाओं के घरों, महिलाओं के हाथों में, अंगुलियों में सफेद रंग की परतें छूटने लगती हैं अंगुलियों के आसपास। हमारे आपके हाथ के पंजों पर जो है स्किन डेड होकर के निकलने लगती है, और बाद में अगर उनमें हम ईचिंग कर दें, खुजली कर दें, तो कुछ घाव भी ऐसा हो जाता है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे हमें देखते हैं लगातार पानी में भीगे रहने वाले पोर्शन, हाथ हैं, पैर हैं, हिप है। महिलाएं बैठ करके घरों में काम कर रही हैं, 1-1 घंटे तक घरेलू काम या कोई एनजीओ वगैरह में काम करें, यहाँ पलथी मार के बैठना है, अगरबत्ती बनाना है, माचिस बनाना है, वहां पर भी इन लोगों को हिप पोर्शन पर इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। ऑफिसों में बैठ करके काम करने वाले लगातार किसी एक सीट पर लगातार बैठे हैं और पसीना हो रहा है, उनके अंडरगारमेंट्स सूख नहीं पा रहे हैं। महिलाओं के ब्रेस्ट के आसपास भी ये देखा गया है। तो इस तरीके से एक सीधा सा कंडीशन ये है कि ये स्किन डिजीज है, और उन स्थानों पर इसको ज्यादा देखा गया जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है और हवा कम मिलती है, और साफ सफाई वहां पर बहुत दिनों तक नहीं हो पाती है। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, इसके कौन कौन से लक्षण है, हमें कैसे मालूम चलेगा ये सोराइसिस है या आम खुजली है या कोई और स्किन रोग है? जी जी, देखिए जो आम खुजली है उस पर दाने निकलते हैं, छोटे से बड़े दाने दिखाई पड़ेंगे, उस पर सफेद रंग का जो हमने आपको बताया ना सिल्वरिश कलर का एक कवर नहीं आएगा। सोराइसिस की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ऊपर एक सिल्वरिश कलर की पहले परत होती है, जो ऊपर से बिल्कुल दिखती है कि एक कोई खाल बन गई है, और जब उसको हम रगड़ देते हैं, रगड़ के छुड़ा देते हैं, तो फिर हमको उसके नीचे छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते हैं। और खुजली में ऐसा नहीं होता, खुजली में सीधे दाने हमको दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग दूर दूर जाने दिखाई पड़ते हैं, और ईचिंग लगातार रहती है, और कई वैरायटी के उनमें दाने होते हैं। लेकिन सोराइसिस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस पोर्शन में होंगे वहां पे फैलते हुए इनकी लंबाई बढ़ती चली जाती है, चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, स्किन के रफ पार्ट निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके नीचे सफेद दाने रेड कलर के दाने, छोटे छोटे माउथ वाले दाने होते हैं, जो बाद में पस के साथ फूट जाते हैं, और फिर नीचिंग भी होती है, पेन भी होता है। खुजली में पेन नहीं होता है, लेकिन सोराइसिस अगर डेवलप कर जा रहा है तो इसमें पेन जरूर होगा, क्योंकि अंदर से वो लालिमा जब ज्यादा दिन वहां पे बैक्टीरिया रुके रह जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लिया हमारे पीठ का ये पोर्शन है, या कंधे का पोर्शन जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर कॉलर के आसपास इस तरह का इंफेक्शन हो गया है, तो वहां पे पहले तो सफेद रंग का ऊपर लगेगा कि जैसे साबुन का कोई झाग पड़ा हुआ है, और जब उसको आप रगड़ देंगे तो फिर नीचे छोटे छोटे आपको दाने दिखाई पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है सोराइसिस जो है ना पूरे शरीर पे फैल जाती है, तो पेशेंट की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो जाती है, तो इस स्थिति में पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो हम आपको ये बता दें कि सोराइसिस लगभग 5 प्रकार के अभी तक देखे गए हैं। जी। एक पहला है जिसे हम गायरेट सोराइसिस कहते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है और बॉडी में लंबाई तक यानी पूरे शरीर में फैल सकता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। हाँ, पूरे शरीर में फैल जाता है, इसी को हम गायरेट कहते हैं। दूसरा होता है न्यूमेरलर। ये न्यूमेरल जो होता है ये क्वाइन स्टाइल में, जैसे सिक्के होते हैं, थोड़ी दूर में है, फिर कुछ दूर में नहीं है, फिर कुछ दूर में है, गोल गोल सिक्कों की तरह ये बनता जाता है और उसमें उभार आ जाता है, माउथ आ जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूमेरलर। एक तीसरा टाइप का भी देखा गया जिसे हम एनुलर कहते हैं, ये रिंग टाइप का होता है, छल्ले नुमा, दूर दूर लगता है, लेकिन ये दाद नहीं होती। लोग उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म नहीं होता, क्योंकि रिंग वॉर्म में लालिमा होती है। ये छोटे छोटे रिंग टाइप में दूर दूर बनता रहता है, और बाद में ऊपर से सिल्वरिश कलर में इसके भी रफ स्किन होती है। रफ स्किन सभी पर होगी, उसके नीचे जब रफ स्किन को रगड़ के अलग कर देंगे तो उसके नीचे की ये कंडीशन हम आपको बता रहे हैं।
और चौथा टाइप होता है जिसको हम गलत टाइप कहते हैं, ड्रॉपलेट टाइप का होता है, जैसे पानी की बूंदें होती हैं, छोटी छोटी बूंदें गोल टाइप की रहेंगी, उसमें माउथ नहीं दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल उभार रहेगा लेकिन माउथ कहीं से दिखेगा नहीं। और एक पांचवा होता है जिसको हम पंचलेट कहते हैं, ये पिन स्टाइल, जैसे हमारे पिन की जो नोक होती है उतने नुकीले बिल्कुल नोक हमको दिखाई पड़ेंगे हल्के से, और जो गांठें होंगी उसकी वो अंदर होंगी, बाहर बिल्कुल आपकी जो त्वचा है वो पैरेलल समान होगी, चिकनी होगी, लेकिन उस पर छोटे छोटे पिन लाइक स्ट्रक्चर के हमको नोक दिखाई पड़ते हैं। तो ये 5 तरह के जो टाइप हैं हमने आपको बताया, ये 5 टाइप के शरीर के विभिन्न पार्ट में हमको दिखाई पाते हैं। यहीं पे हम आपको ये भी क्लियर कर दें कि एक होता है कोरोना पैरासिस, जिसको कोरोना स्टाइल में कहते हैं, ये हेयर के आसपास निकलता है, जहाँ पे हेयर की जैसे हमारे बालों के आसपास गर्दन के कंधे हैं या हमारे अगल बगल में जहां पर बाल ज्यादा होते हैं, वहां पर बैक्टीरिया चूंकि कुछ समय तक पसीने में रुक जाते हैं, तो वहां पे जब ये दिखते हैं तो इसको हम कहते हैं कोरोना स्टाइल, इसका नाम ही कोरोना सोराइसिस है। दूसरा है प्लम्बर स्टाइल, जैसे इसको हम कह सकते हैं स्वायल, हमारे स्वायल में हमारे पंजों के आसपास तलवे पर अक्सर ये जहाँ पे हमारे पैर का जो गड्ढा है दोनों पैरों में, जहाँ पे पैर श्वास मुड़ता है, उस स्थान पर हमको इचिंग होती है। और सफेद रंग की, अगर आप देखें कि उन लोगों के पैर को उठा करके देखें तो सफेद रंग का पूरा लगेगा कोई सिल्वर की कोई चांदी की पर चढ़ा दी गई है, और उसको जब वो रगड़ देते हैं खुजलाते खुजलाते तो फिर नीचे से उसमें पेन होता है और छोटे छोटे माउथ दिखाई पड़ते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेगमेंट। तीसरा है आर्थोपोटाइटिस। आर्थोपोटाइटिस में ये होता है कि जितने हमारे ज्वाइंट पार्ट में, जैसे हमारे अंगुलियों के बीच में है, हड्डियों के आसपास, कोहनी के आसपास है, हमारे गर्दन के आसपास है, हमारे काडल बोन के बटक के बीच में है, ये जहां पर भी होते हैं, हमारे नी पर पॉइंट पे है, एंकल पॉइंट पे है, घुटनों पर है, इन स्थानों पर जहां हार्ड स्किन होती है, जहां पे रगड़ ज्यादा पड़ती है और वहां पे लगातार कपड़ा हम पहने हुए हैं, पसीना हो रहा है, सूख नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे जो होता है इसको हम आर्थोपैथिक सोराइसिस में इसको लेते हैं। एक और टाइप का है जिसको हम क्लस्टर टाइप कहते हैं, ये हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जहां पर ज्यादा तेज होता है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे 3 पार्ट में ज्यादा होता है, हमारे हेड टाइप में और हमारे पंजों की ओर, तो जहां पर पंजों की अंगुलियों के आसपास, नाखून के आसपास हमारे रेडनेस फैल जाती है। आपने देखा होगा कि जो नेल्स होते हैं, कभी कभी लोगों के नेल्स कट के गिरने लगते हैं, अजीब स्टाइल में नाखून हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते, नाखून अपने आप अजीब स्टाइल में बदलते चले जाते हैं, ये भी सोराइसिस में होता है। आमतौर से इसको लोग स्किन डिजीज तो कह देते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा सोराइसिस में नहीं ले पाते, लेकिन ये सोराइसिस ही होता है जब हमारे नाखून खराब होने लगे, चाहे वो हाथ के हो चाहे पैर के हो, वो भी सोराइसिस। हम ये जरूर देखें जी, इसको हम नेल्स सोराइसिस कहते हैं। तो ये इतने प्रकार के सोराइसिस विभिन्न अंगों पर देखे गए हैं, और जब ये विभिन्न अंगों पर होते हैं तो स्वाभाविक है कि रोगी बहुत परेशान होगा, क्योंकि ये रोगी ऐसा है कि बाहर से तो केवल एक परत दिखाई पड़ती, लेकिन अंदर उसकी जलन, उसका पेन और खुजलाहट ये बनी रहती है। मान लीजिए पूरे पीठ पर हो जाए, या गले के पोर्शन पे हो जाए, या हमारे हाथ के नीचे अगल बगल हो जाए, पेट पर हो जाए, हमारे नाभि के आसपास हो जाए, अंडरवियर के टाइट होने से वहां का पोर्शन जो होता है वो भी एक, जहां आजकल तो रेडीमेड अंडरवियर होते हैं, तो जो उसकी जो गेकिश होती है रबड़ बैंड, वो रबड़ बैंड क्योंकि लगातार टाइट रखता है, तो उस स्थानों पर भी पहले शुरुआत होती है, बाद में फिर ये दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन स्थानों पर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाएंगे, या ज्यादा दिन तक वो पोर्शन बंद रहेंगे, या पसीने से लथपथ रहेंगे और सूख नहीं पाएंगे, कोशिश ये करना चाहिए हमारे रोगियों को कि आप अपने सूखे कपड़ों का प्रयोग करें और कपड़ों को समय पर चेंज करें, और स्नान को समय से करें, अच्छे साबुन का प्रयोग करें, और खुली हवादार नहाने के बाद कुछ देर अपने शरीर को हवा में सूखने का मौका दें या धूप में सूखने का मौका दें। विशेष करके अल्ट्रावायलेट रेज जो सुबह की होती है, सुबह की धूप पीठ के बल लेना बहुत जरूरी है। ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है तो हमारे स्किन को प्रभावित करती है, तो इसमें जो मेलानिन के सेल्स हमारी बॉडी के त्वचा में होती हैं, वो सूर्य के सुबह के 7 बजे लगभग 8:30 बजे के आसपास अल्ट्रावायलेट रेज निकलना पृथ्वी पर आने की उनकी रेज कम हो जाती है। तो 8:30 के आसपास हमको अपने पीठ के बल खड़े होकर के, या पेट के साइड में, जिस साइड में ज्यादा निकलता है उस साइड में हमको सूर्य की किरणों का भी अल्ट्रावायलेट रेज लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सोराइसिस जैसे कि आपने बताया कि ब्लड के स्थान पे भी होता है, जॉइंट के स्थान पे भी होता है, तो क्या इसके कारण कोई और रोग भी हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से सोराइसिस है तो क्या उसे कोई और रोग भी होने की संभावनाएं हैं? देखिए, कोई भी रोग हमारे शरीर में जी अगर एक निर्धारित सीमा को पार कर जाता है, जी,
आमतौर से हर रोग की एक सीमा है, एक बैक्टीरिया के पनपने की, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर जब डाउन होता है, ये तो आप समझ लें कि जैसे हमारे स्किन का जो इम्यूनिटी पावर डाउन होता है, यानी आउटर पोर्शन ऑफ बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर डाउन होता है, तभी हमको दांत, खाज, खुजली या सोराइसिस के चांसेस होते हैं जी। अब अगर ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोराइसिस में जो घाव होता है या जो इसका जो कवरिंग पोर्शन होता है वो अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर उभरता नहीं है, बहुत कम बाहर उभरता है। जब अंदर की ओर रहेगा और अंदर की ओर ईचिंग और पेन बना रहेगा, पस बढ़ता जाएगा और लगातार आपको ये रोग बढ़ते ही जा रहा है, और फिर ये किसी न किसी तरीके से, विशेष करके उन रोगियों को जो डायबिटिक के रोगी हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि वो सोराइसिस से परेशान हो जाते हैं, फिर ठीक ही नहीं होता है। यही स्थिति एजिमा में भी देखी गई है, ये स्थिति खुजली में भी देखी गई है। तो जब ये रोग ज्यादा गंभीर हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है फिर घाव भरने में समय लगेगा, उसको ठीक होने में समय लगेगा, और फिर एक तो व्यक्ति मेंटली टार्चर रहेगा, अपने काम में मन नहीं लगाएगा, उसका सारा ध्यान रोग में रहेगा, और फिर ये किसी अन्य रोग की तरफ भी इशारा देगा कि हम या तो ब्लड हमारा ठीक से काम साफ नहीं हो पा रहा है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर उस पोर्शन पर नहीं जा पा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर छोटे छोटे घाव अंदर की ओर है, वो अंदर की ओर फैल रहे हों और बाहर हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि फ्यूचर में जाकर के किसी अन्य रोग में, गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकता है, जिसको हम कैंसर कह सकते हैं। छोटे छोटे कैंसर के घाव अंदर की ओर डेवलप कर जाए तो हमारी पूरी की पूरी स्किन बेकार हो जाती है। लेटे लेटे आदमी लेटा हुआ है, ऐसे तमाम देखे गए हैं कि जिनके पीठ में सोराइसिस हो जाता है। एक तो जो बेड शोर होता है, जिसको हम कहते हैं बेड शोर, यानी लेटने पर जो रोग होता है, उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है। पहले वो सोराइसिस के लक्षण दिखाते हैं, बाद में बेड शोर के बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। फिर उन घावों को ठीक करने में समय लगता है और कभी कभी वो नहीं भी ठीक होते हैं, फिर वही कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसी भी रोग की गंभीरता को हमें ध्यान रखना होगा कि अगर रोग हमारा एक टाइम पीरियड से ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर हमको अपने नजदीकी किसी अच्छे फिजिशियन से सलाह लेनी ही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कई बार हमने ये देखा कि ये गठिया में भी या स्पेंडोलाइटिस में भी बदल सकता है, क्योंकि कई पेशेंट हमने इस तरीके के देखे। देखिए, हमने आपको बताया ना कि ये हमारे सारे ज्वाइंट्स पर होता है। जी हाँ। तो ज्वाइंट पेन पर देखिए, जैसे आपके मान लीजिए घुटने पर है, या आपके हाथ के कोहनी पर है, आपके गर्दन के कंधों पर है, तो जहां पे हमारे ज्वाइंट्स हैं, हमने पहले आपको डिफाइन कर दिया कि हम इसको आर्थोपैथिक सोराइसिस में लेते हैं। तो जब ये दर्द अंदर की ओर बढ़ता है तो हमारे घुटने के या हमारे हड्डियों के दर्द के जोड़ के पास जाकर के फिर हमारी नर्व्स को ये प्रभावित करता है, क्योंकि जब घाव अंदर की ओर दबता है, जब इसके जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स जब अंदर की ओर फैलती हैं तो हमारे नर्व्स को प्रभावित करती हैं। तो अगर हमारे घुटनों पर यह है, हमारे गांठ पे जोड़ पर है, कोहनी पर है, तो वहां पे नर्व्स का दबना स्वाभाविक, नर्व्स जब दबेगी तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा, तो आर्थराइटिस का रोग यानी गठिया रोग में ये हमको परेशान करेगा। ये स्वाभाविक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गठिया के रोग में आर्थराइटिस के रोगियों पर सोराइसिस देखा गया है, और उसका कारण यही है कि वहां के उस पोर्शन पर उनको कभी न कभी बहुत गंभीर अवस्था में सोराइसिस रहा हो, या वर्तमान में भी सोराइसिस के लक्षण उनमें पाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, सोराइसिस के रोगी को क्या खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सोराइसिस के रोगी का पहला तो संबंध मैंने आपसे जैसा कहा कि क्योंकि ये साफ सफाई से है, लेकिन अगर हम खान पान देखें तो कॉन्स्टिपेशन से इसका सीधा संबंध है। पानी की कमी, सारा पानी पसीने में निकला जा रहा है, पानी हम कम ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, अंदर पेट में गैस बन रही है, स्टमक में गैस बन रही है, वो गैस बाहर की ओर प्रेशर डाल रही है, नहीं निकल पा रही, तो हमारे स्किन के आसपास की तंत्रिकाओं को प्रभावित कर रही है। वहां पे आकर के वो हमारे स्किन के बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे माउथ पर प्रेशर डाल रही है, तो वो जो अंदर का प्रेशर है वो आकर के हमारे सोराइसिस के छोटे छोटे स्पॉट्स को प्रभावित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सीधे अंदर की ओर से बाहर निकलना चाहती है हमारे स्किन के माध्यम से। तो ये एक विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब रोगी को कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो सबसे पहले हम उसके कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, कब्जियत को दूर करते हैं, और कब्ज नहीं होना चाहिए। और विशेष करके क्रोध, इसमें क्रोध को भी नियंत्रित करना, यानी मानसिक रूप से हमको अपने आप को नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि क्रोध करने वाले व्यक्तियों में भी सोराइसिस के लक्षण देखे गए हैं। हम ये भी देखते हैं जो मद्यपान ज्यादा करते हैं, ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को भी देखा गया है। नमक चूंकि शरीर से बाहर निकलता रहता है, इस नाते हमको नमक वाले पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ ज्यादा लेने, यानी नमक का सेवन हमको बढ़ा देना है सोराइसिस के समय। जी इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि हमको सोडियम क्लोराइड की मात्रा हमको इसमें बढ़ानी पड़ जाती है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, ऐसे भोजन नहीं करने जो देर में पचते हों,
विशेष करके बहुत अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं करने हैं, और हम ये मान लें कि अगर विशुद्ध रूप में कहें तो हमको शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है, मांसाहारी भोजन से भी अपने आप को बचना होगा। सोराइसिस के रोगियों को नमक की मात्रा बढ़ानी है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, हरी साग सब्जियों का उपयोग करना है, पानी को अधिक पीना है, और जिससे हमारा कब्ज ना रहे, हमारे पेट में गैस या कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 का निर्माण ना होने पाए, क्योंकि ये सब जहरीली गैसें हैं जो बाहर की ओर निकलना चाहती हैं, और फिर ये हमारे सोराइसिस के छोटे छोटे स्पॉट्स को प्रभावित करती हैं, हमारे बोन के ज्वाइंट्स पे पर प्रभावित करती है, नर्व पर जाकर ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती हैं, ऑक्सीजन के लेवल को गिराती हैं, और ऑक्सीजन का लेवल जब गिरता है तो उससे हमारे कई रोग पनपने लगते हैं। इस नाते हमको अपने खान पान पर तो बहुत विशेष ध्यान देना होगा। जी डॉक्टर साहब, सोराइसिस का रोगी क्या शरीर पे मालिश या मसाज करवा सकता है? क्योंकि उसे दर्द तो होता ही है, तो वो कई बार ये सोचता है कि चलो मसाज के थ्रू या मालिश के थ्रू या कोई ऑयल लगा लिया, उससे आराम मिल जाए। देखिए राजेश जी, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है, और मैं अपने, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथिक फिजिशियन हूँ, हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथिक विधा में ये प्रयोग में देखा गया है, और मेरे अपने 37 वर्ष के प्रयोग में ये मैंने पाया है कि हम किसी भी स्किन डिजीज के ऊपर से कोई भी ऑइंटमेंट जो लगाते हैं वो केवल बाहरी इन्फेक्शन को रोकता है, यानी जितना इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो चुका है उससे आगे के इन्फेक्शन न हो। मान लिया हमने कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, कोई क्रीम लगा लिया, या तेल का मालिश कर लिया, तो तेल क्या होता है, ये ऑयली लेयर बना देता है जो बैक्टीरिया को या वायरस को अंदर आने से रोकता है। तो जो हम कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं तो वो बाहर के तात्कालिक इन्फेक्शन को रोकता है, लेकिन हम जब तक अंदर से कोई दवा नहीं लेंगे खाने की, तब तक वो जो मूल कारण है उसका वो निवारण नहीं होगा। हम लोग ये हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी स्किन डिजीज पर आप कोई ऑइंटमेंट वगैरह उस तरह ना लगाएं जिससे आपको ये लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर से ऑइंटमेंट को फिलअप नहीं करता है, फिलअप तो अंदर से होती है। जो त्वचा के अंदर की सेल्स डेड हो गई हैं या जो डैमेज हो गई हैं वो अंदर से करके बाहर की ओर निकलती हैं। हम बाहर से अगर कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो बाहर के इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देगा। हम मान लीजिए कोई घाव होता है, इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल में आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि अगर कोई घाव हो गया, घाव पे हमने कोई बीटाडीन क्रीम लगा दिया आमतौर से, या कोई क्रीम लगा दिया नाम, तो ये बाहरी इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकती है, ना कि ये घाव को फिलअप करती है। घाव को फिलअप तो हमारी दवाइयां करती जो हम अंदर से लेते हैं, जो उसकी सप्लीमेंट्री काज के कारण जो हम जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं। इस तरह से मसाज करना या ऑयल लगाना ये एक तात्कालिक राहत हो सकती है, व्यक्ति को इचिंग से राहत हो सकती है, थोड़ी देर के लिए स्किन चिकनी हो सकती है, रफ हो सकती है, उसको अच्छा लगे। लेकिन जहां तक सोराइसिस में इस तरह के मालिश या उसकी है, ये तो मैं फिलहाल अपने श्रोताओं को सलाह नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि सोराइसिस एक बहुत जटिल रोग है और रोगी जो है कई तरह के ट्रीटमेंट ले लेके परेशान हो जाता है। कई बार आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है, होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाता है, और एलोपैथी में तो शायद मुझे जहां तक मेरे को समझ में आया कि एलोपैथिक में इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मदद से व्यक्ति को आराम मिल सकता है या उसका ये रोग क्योर हो सकता है? जी राजेश जी, आपने बहुत क्षणिक बात आपने की कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का निराश रोगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शरण में अगर आए तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा है और आपने हर एपिसोड में इस बात की चर्चा की है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियां ये सिस्टम वाइज औषधियां हैं। हम रोगी के रोग पर ध्यान नहीं देते, रोगी की कंप्लेंट पर ध्यान देते हैं। रोग की डिफिनीशन अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने दे रखा है, उन्होंने तरह तरह के सिम्टम्स का एक कॉमन नाम बता दिया जिससे आम व्यक्ति को उस रोग को पुकारने में या उसकी शिकायत को सॉल्व करने में आसानी रहे। अब लाखों करोड़ों नाम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने हमारे शरीर में होने वाले तमाम लक्षणों पर एक एक नाम रोग का बना दिया है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मात्र 38 औषधियां हैं। 38 औषधियों में हम सभी रोगों को जितने भी नाम ये लोग बताते हैं, जितने भी नाम ये लोग गिनाते हैं, उन नामों के लक्षणों के आधार पर हमारे पास औषधियां हैं। तो हमने इसको सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि स्किन डिजीज या हमारे त्वचा पर होने वाले रोग में 3 सिस्टम हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पहला सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड का सर्कुलेशन स्किन लेवल पर प्रॉपर करना चाहिए। दूसरा होता है हमारा स्किन की लेयर प्रभावित होती है, और तीसरा हमारा मेंटल इसमें प्रभावित होता है। हम मानसिक रूप से इस रोग में प्रभावित होते हैं। इस कारण से हम अपने इन 3 सिस्टम को मिला करके जब हम रोगी को ये दवा देते हैं
तो हमने ये देखा है कि लगभग 3 महीने लगातार रोगी तो हमारा 1 महीने, सवा महीने में या 1.5 महीने में उस रोग से छुटकारा पाने लगता है, लेकिन हम 3 से 4 महीने तक रोगी को जब अपनी दवा उसके बॉडी में पहुंचा देते हैं, तो जिन एंजाइम्स की उसके सेल्स में, उसके ब्लड में या उसके स्किन में कमी होती है, हम उसकी पूर्ति कर ले जाते हैं। फिर लगातार हम जब इसको रोग समाप्त होने के बाद भी दवा देते रहते हैं, तो फिर जाकर के वो बॉडी के होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर देता है और रोगी इस रोग से छुटकारा हमेशा के लिए पा जाता है। हमारे पास लगभग ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने संभवतः 10 से 12 रोगी अपने 37 साल के इस प्रयोग में सोराइसिस के हमको मिले हैं, और हमने उन सभी रोगियों पर ये प्रयोग किया है। लेकिन मुझसे ज्यादा तो हमारे चिकित्सक साथियों ने हमसे फोन करके हमारे फार्मूले चेक करके अपने रोगियों को दिया है, और देश के विभिन्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों ने सोराइसिस पर बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में अपने चिकित्सक साथियों को भी और अपने रोगियों को भी ये सलाह देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का उपयोग करते समय आप लाइट भोजन, शाकाहारी भोजन का उपयोग करें, क्योंकि हमारी औषधियां शुद्ध वनस्पतिक औषधियां हैं, और जब आपके भोज्य पदार्थों में भी वनस्पतिक का प्रपोर्शन ज्यादा रहेगा तो हम एंजाइम्स की प्रस्तुत ज्यादा जल्दी कर लेंगे। हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी में हमारी होती है F3, S5, C5 और वर्वन। ये चारों दवाइयां हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे स्किन और हमारे पाचन तंत्र से संबंधित हैं। हम इसकी 20-20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार रोगी को देते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी है कि जब स्किन में ईचिंग ज्यादा हो रही है और अभी पेन कम है लेकिन ईचिंग ज्यादा है और सिल्वरिश कलर का वो ऊपर का रस स्किन लगातार निकलता जा रहा है, तो वहां पे हम केवल L1 और A3 का प्रयोग 20-20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार करवाते हैं। और चौथी कंडीशन ये है कि हम, जैसे आपने कहा कि कोई आयल लगाना है या मसाज करना है, तो आयल या मसाज के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं कि L3 में WE मिला करके हम एक कप पानी में WE की 20 ड्रॉप और L3 की 20 ड्रॉप दे करके उसी में 5 ड्रॉप हम F3 की डाल देते हैं, और एक कॉटन में कहते हैं कि इसको भिगो लीजिए और कॉटन को लंबा फैला करके उस पोर्शन पे छोड़ दीजिए, और जब कॉटन सूख जाए तो फिर आप उसको हटा दीजिए। अगर इस तरह से 3 बार रोगी कर सकता है, 3 बार करे, नहीं 2 बार करे, लेकिन वहां पे फिर उसको पोंछना नहीं है। कॉटन जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक उसको उसी पा रहने दें, और इससे बहुत अच्छे लाभ देखे गए, और तुरंत इसका जो रिएक्शन है जिसको हम इंस्टेंट रिजल्ट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम देते हैं, ये इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है जी। और चौथी दवा हम देते हैं मेंटल सिस्टम की, जो हमने CNS की चर्चा हर उसने की है। हम CNS के साथ C1 लगा करके देते हैं, और C1 चूंकि हमारा प्यूटेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, मास्टर ग्लैंड की मेडिसिन है, तो ये जाकर के हमारे विभिन्न हार्मोनल एक्सचेंजेस को भी कंट्रोल करता है। तो CNS प्लस C1 हम जब 10-10 ड्रॉप सुबह शाम केवल सुबह खाली पेट और रात में सोते समय देते हैं, तो मानसिक रूप से भी रोगी को नींद अच्छी आती है, वो अपने ईचिंग से या दर्द से या उससे छुटकारा पाया रहता है, और 1.5 महीने के दौरान रोगी सोराइसिस से अपने आप को छुटकारा पा लेता है। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, मतलब 1.5 महीने या 2 महीने या 3 महीने में रोगी को सोराइसिस से छुटकारा मिल जाएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तो उसके बाद भी क्या दवाई चलानी पड़ती है? हाँ, उसका जब रोगी को ये लगता है कि हमारा रोग अब समाप्त हो गया है, तो एज ए फिजिशियन हम अपने सभी साथियों को ये सलाह देंगे कि आप अपने निकटतम रोगियों को उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने तक आप दवा और चला दें, क्योंकि फिर और उसको जो प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन भी उसको दे दें कि अब आप भविष्य में ये चीजें जरूर नियमित करते रहेंगे ताकि फिर दोबारा लौटने ना पाए। क्योंकि हम जो सोराइसिस का रोगी है, मान लिया बहुत ज्यादा परेशान, हमने उसको एक बार ठीक कर दिया और 3 महीने तक हमने दवा की, तब तक वो नियमित रहा। होता क्या है कि आमतौर से हर व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, जब हम किसी रोग से छुटकारा पा जाते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं, और फिर वही काज हमारे बॉडी में पैदा होने लगते हैं, जिससे हम फिर वही रोग के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये कि अगर एक बार रोगी से को रोग से छुटकारा दिया जाए तो उसको प्रिकॉशन बताया जाए कि आप ये प्रिकॉशन जरूर अब अपने लाइफ में अपनाते रहें, जिससे आप दोबारा इस रोग से पीड़ित ना हो। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने हमें बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका भी अनुभव रहा और आपके जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी हैं उनका भी सोराइसिस के ऊपर काफी अच्छा अनुभव रहा है और काफी पेशेंट उन्होंने सही करे हैं। इसके लिए तो आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लें सोराइसिस के लिए, ताकि उनका रोग जल्दी से जल्दी दूर हो सके। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजेश जी अपने रोगियों को या अपने चिकित्सक साथियों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा
कि देखिए पूरे भारत की चिकित्सा डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव नहीं कर सकते हैं। जी कल शाम को हमारे एक टीवी इंटरव्यू चैनल पर हमसे रिपोर्टर ने यही सवाल किया कि अगर सारे देश की दवा डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कंधे पर रहेगी तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनको जो समझाया था मैं वही अपने दर्शकों से बोल देता हूँ कि देखिए अगर आप रोग से पीड़ित हैं आप मेरे पास फोन कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फोन कॉल करने से पहले एक बार आप अपने क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक को भी तलाश लें। जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक का नंबर आपके पास रहेगा या आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे, फिर आप हमसे सलाह लेंगे तो मैं आपको उसी निकटवर्ती डॉक्टर को रेफर कर दूंगा और मैं उनको वो कंसल्ट कर दूंगा कि आप क्या क्या दवा इनको किस तरह मिक्सअप करके दें। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अपने सभी साथियों से या सुनने वाले श्रोताओं से कि हमसे कांटेक्ट करने से पहले किसी भी रोग के संदर्भ में, देखिए मैं हर रोग का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, ये मेरे अनुभव है और मेरी अपनी एक जो स्टडी लाइफ रही है, मैं उसके आधार पर विभिन्न रोगों को अपने दवाओं को या अपने फार्मूले को सेट करता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर अपेक्षा करूंगा कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी जो देश में विभिन्न केंद्रों पर या विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए हैं वो हमसे सलाह लें, हमारे फार्मूलों को अपनाएं और उसका प्रयोग करके देखें। और रोगी ये अपेक्षा ना करे कि मैं सीधे यहाँ अयोध्या बस्ती से बैठ करके मैं उनको दवा सप्लाई करूंगा या ऑनलाइन दवा भेज दूंगा, क्योंकि दवाइयां भेजना, कई रोगी ऐसे सवाल करते हैं सर मुझे आप ही से दवा करानी है, आप दवा हमको पोस्ट कर दीजिए। देखिए दवा यहाँ से भेजी जा सकती है, आप हमसे 400 किलोमीटर दूर बैठे, 800 किलोमीटर दूर बैठे, हम दवा तो आपको भेज देंगे आपकी दीवान पे, लेकिन हम उसका करंट रिजल्ट या जो हमको उसकी फ्रिक्वेंसी देखनी होती है या हम आपसे लगातार हम अपने अंडर कस्टडी में आपको रखना चाहते हैं, वो संभव नहीं हो पाता है। इस नाते हम आपको निकटवर्ती डॉक्टरों के पास रेफर करते हैं कि वो आपको अंडर कस्टडी रखेंगे, आपको देखते रहेंगे, अपनी निगाह में रखेंगे, हमको रिपोर्ट करते रहेंगे तो हम उसमें संशोधन करते रहेंगे। इस नाते अगर आपके पास निकटवर्ती इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक ना हो और आप जिस क्षेत्र के होंगे तो हमारे फोन कॉल्स पर तमाम डॉक्टर जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको भी उन डॉक्टरों के नंबर देता हूं, लेकिन आप उन डॉक्टरों से संपर्क जरूर करें। अभी कल शाम को दिल्ली से एक माउथ कैंसर के रोगी ने हमसे संपर्क किया था और मैंने उनको तत्काल गाजियाबाद के एक अच्छे विशेषज्ञ के पास उनको रेफर किया और उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो इस तरह की एक परंपरा चलेगी कि एक डॉक्टर दूसरे से जुड़े भी रहेंगे और सभी एक दूसरे के अनुभव को शेयर भी करते रहेंगे। इस नाते कि हमसे सलाह लेने में हमारे साथी भी इसमें हिचक ना करें, इससे कोई उनकी इंफ्लॉरिटी नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे से इसी तरीके से एक दूसरे से मिलने जुलने से एक दूसरे के अनुभव भी शेयर होते रहेंगे। जी राजेश जी, बहुत बहुत आपके इस चैनल का धन्यवाद कि आपने आज फिर मुझे मौका दिया और बहुत व्यस्त समय में भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।